क्या आपने कभी कैमरे से फोटो खींचा है? हम बटन दबाते हैं और जो भी दृश्य कैमरे के आगे होता है उसका फोटो फिल्म पर आ जाता है, जिन्हें बाद में तस्वीरों में बदला जाता है। अगर मैं कहूँ कि हम सब के पास एक प्राकृतिक कैमरा है, तो क्या आप यकीन करोगे? जी हाँ, ये सच है और वे प्राकृतिक कैमरा है हमारी आंखें। आपने ये अवश्य ही महसूस किया होगा, किसी भी वस्तु को ध्यान से देखने के बाद यदि आंखें बंद करते हैं तब उसकी तस्वीर कुछ क्षण के लिए हमें दिखती रहती है। आंखें बंद होने के बावजूद भी तस्वीर का दिखना कैसे मुमकिन है? ये सारा खेल हमारी आंखों और दिमाग का है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि संसार में किसी भी वस्तु को देखने में आंखें हमारी किस प्रकार मदद करती है, और साथ ही आंखों के विभिन्न अंगों के बारे में भी चर्चा करेंगे। इंसान की आंखें मोटे तौर पर गोलीय आकार की होती है। आंख का सबसे पहला अंग होता है स्वच्छमंडल, जिसे हम कॉर्निया भी कहते हैं। स्वच्छमंडल आंख की सतह पर एक सफेद और पारदर्शी कवच होता है, जिसका काम आंखों को किसी भी तरह के हमले से बचाना होता है। पारदर्शी होने के कारण सिर्फ प्रकाश ही इसके अंदर जा सकता है। कोई भी तिनका या पलक का टूटा बाल हमारी आंख में अंदर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि स्वच्छमंडल उसे सतह पर ही रोक देता है। स्वच्छमंडल के बाद दूसरा अंग होता है परितारिका, जिसे आइरिस भी कहते हैं। परितारिका आंखों का रंग बताती है। आपने देखा होगा किसी की आंखें काली तो किसी की हरी या नीली होती है। वह असल में परितारिका का ही रंग होता है। साथ ही परितारिका पुतली के साइज पर भी नियंत्रण रखती है। पुतली आंख का वह अंग है जो ये नियंत्रण रखता है कि आंख में कितना प्रकाश जाना चाहिए। जब हम एक अंधेरे या कम रोशनी वाले कमरे में दाखिल होते हैं, तब कुछ समय तक हमें कुछ दिखाई नहीं देता। फिर धीरे धीरे दिखाई देना शुरू होता है। कम रोशनी में दिखाई देना पुतली के बड़े होने से ही मुमकिन होता है। कम रोशनी होने के कारण पुतली बड़ी हो जाती है और ज्यादा प्रकाश को आंखों में जाने के लिए जगह बनाती है, जिस वजह से हम कम रोशनी में भी देख पाते हैं। पुतली को प्यूपिल भी कहा जाता है। ये प्रकाश पुतली के जरिए लेंस से होता हुआ आंखों के पीछे की ओर स्थित एक सतह पर प्रतिबिंब बनाता है। हमारी आंखों में उत्तल या कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो बीच से मोटा और किनारों से पतला होता है, और ये लेंस आंखों से पक्षमाभी पेशियों के द्वारा जुड़े होते हैं। ये पेशियां लेंस के साइज पर नियंत्रण रखती है, जिसकी वजह से हम दूर और पास रखी वस्तुओं को फोकस करके देख पाते हैं। इन पेशियों को सिलेरी मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। आंखों की इस सतह को दृष्टिपटल या अंग्रेजी में रेटिना कहते हैं। दृष्टिपटल आंखों में फिल्म की तरह काम करता है, जिस पर प्रतिबिंब बनता है। दृष्टिपटल में खास तरह की कोशिकाएं होती है, कोन्स और रॉड्स, जो प्रकाश के पड़ने पर सक्रिय हो जाती है। कोन्स प्रकाश से सक्रिय होते हैं, जिनकी वजह से हम अलग अलग रंगों में अंतर देख पाते हैं, और रॉड्स कम रोशनी में सक्रिय होते हैं, जिस कारण हम सब काला या सफेद दिख पाते हैं। उत्तल लेंस होने के कारण दृष्टिपटल पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो फिर हमें चीजें सीधी कैसे दिखाई देती हैं? यहाँ से दिमाग का काम शुरू होता है, जो कि आंखों से दंत्र तंत्रिका या ऑप्टिक नर्व के माध्यम से जुड़ा होता है। दिमाग हमें सिग्नल देता है और उल्टा प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। इन अंगों के अलावा आंखों में दो तरह की फिल्म भी होती है। एक नेत्रोड या एक्वस ह्यूमर, जो कि एक फ्लूइड फिलिंग होती है, जिसका काम ग्लूकोज और अमीनो एसिड जैसे न्यूट्रिशन को स्वच्छमंडल और लेंस तक पहुंचाना होता है। दूसरी टिश्यू फ्लूइड होती है काचाभ द्रव्य या विट्रियस ह्यूमर, जो आंखों के गोलीय आकार को बने रखने में मदद करता है। तो आज की वीडियो में हमने आंखों के विभिन्न अंगों और उनके कार्यों को जाना। आंखें बाहर से जितनी ही संवेदनशील होती हैं, उतनी ही अंदर से पेचीदा। और हमारे वह साथी जिनके पास आंखें नहीं होती, वे संसार में कुछ नहीं देख पाते। इसलिए हमें खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि हमें संसार को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। चश्मा
आपने अपने जीवन में कुछ लोगों को चश्मा लगाए जरूर देखा होगा। आपके खुद के ही कुछ दोस्त चश्मा जरूर लगाते होंगे। ये लोग चश्मा क्यों लगाते हैं? अक्सर ये भी सुना होगा कि आंखें कमजोर हो गई है, दिखना कम हो गया है, इसलिए हम चश्मा लगाया करते हैं। ये आंखों का कमजोर होना, दिखाई कम देना क्यों होता है? हमने अपनी पिछली वीडियो में आंखों के अंगों के बारे में जाना। तो वह आंखों का कौन सा अंग होता है जिसके दोष से हमें दिखना कम हो जाता है? कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। लेकिन आंखों के दोषों को जानने से पहले एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी होगा, जिसे हम आंखों की समंजन क्षमता या पावर ऑफ अकोमोडेशन भी कहते हैं। ये समंजन क्षमता क्या होती है? कभी गौर किया है कि हम एक पल में नजरें उठा के बहुत दूर का नजारा देख लेते हैं और दूसरे ही पल सामने रखी किताब में लिखी कहानी को भी पढ़ पाते हैं। क्या ये जितना आसान दिखता है वाकई में उतना ही आसान है? नहीं। जैसा कि हमने जाना था कि हमारी आंखों में लेंस पक्षमापी पेशियों की मदद से अपना साइज या फोकल दूरी को बड़ा या छोटा करता है, जिसकी वजह से हम ये अलग अलग नजारे पल भर में देख पाते हैं। किसी पास रखी वस्तु को देखने के लिए हमारी पक्षमापी पेशियां सिकुड़ती एवं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तब लेंस मोटा हो जाता है और फोकल दूरी कम हो जाती है और हम पास रखी वस्तु को आराम से देख पाते हैं। दूसरे केस में पक्षमापी पेशियां ढीली एवं रिलैक्स्ड होती है, जिस कारण लेंस पतला हो जाता है और फोकल दूरी बढ़ जाती है, जो हमें दूर रखी वस्तु को देखने में मदद करती है। आपने देखा होगा कि किताब को बहुत पास रखने से पढ़ा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हमारा लेंस एक हद तक अपनी फोकल दूरी को बढ़ा या घटा सकता है। एक साधारण आंख के लिए ये दूरी 25 सेंटीमीटर है, जिसे निकट बिंदु अथवा नियर पॉइंट कहा जाता है। मतलब किसी किताब को ठीक से पढ़ने के लिए हमें उसे कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। उसी प्रकार दूर बिंदु अथवा फार पॉइंट अनंत पर होता है। आंखों के कमजोर होने का एक कारण यह भी है कि जब समंजन क्षमता कम हो जाती है। मोटे तौर पर 4 तरह के दृष्टि दोष होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, या जिसे इंग्लिश में नियर साइटेडनेस या मायोपिया भी कहते हैं। जिस व्यक्ति को ये दोष होता है वे करीब में रखी वस्तुओं को तो आराम से देख पाता है, मगर दूर रखी वस्तुओं को देखने में दिक्कत होती है। और इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर ना बन के बल्कि उसके आगे बनने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रतिबिंब आगे क्यों बनता है? वह इसलिए बनता है क्योंकि इस दोष में स्वच्छ मंडल एवं लेंस का वक्रता अथवा कर्वेचर या आई बॉल की अक्षीय लंबाई बढ़ जाती है, जिस कारण आंखों की अभिसारी क्षमता बढ़ जाती है और प्रतिबिंब दृष्टिपटल के सामने बनने लगता है। ये दोष आमतौर पर बढ़ती उम्र के बच्चों में देखा जाता है, क्योंकि उनकी आंखों का साइज बढ़ता है, जिस कारण निकट दृष्टि दोष का होना कोई बड़ी बात नहीं होती। ये वही बच्चे हैं जिनका जिक्र वीडियो के शुरू में हुआ था। यदि आप इनसे पूछे तो वह यही कहेंगे कि हमें दूर का ठीक से दिखाई नहीं देता। जैसा कि इस दोष में अभिसारी क्षमता बढ़ जाती है, तो इसे ठीक करने के लिए अभिसारी क्षमता को कम करना होगा। लेकिन अभिसारी क्षमता को कम किया नहीं जा सकता है, इसलिए इसका उपाय है बाहर से आते प्रकाश को अपसारित कर दिया जाए। और इसके लिए हम एक अपसारी लेंस या अवतल लेंस को आंखों के आगे रख प्रतिबिंब को दृष्टिपटल पर बनने में मदद कर सकते हैं। दूसरा दोष, जिसे दीर्घ दृष्टि दोष या अंग्रेजी में फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। इस दोष के साथ इंसान दूर रखी वस्तु तो आराम से देख पाता है, लेकिन करीब रखी वस्तुओं को देखने में दिक्कत होती है। इस केस में प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे बनता है। लेंस की फोकल दूरी के बढ़ जाने या आई बॉल के छोटे हो जाने से प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे बनता है। इसलिए इसे सटीक पॉइंट पर अभिसारित कराने के लिए एक अभिसारी या उत्तल लेंस लिया जाता है, जिससे दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बन जाता है। दोनों ही अवस्थाओं में लेंस की क्षमता का ध्यान रखा जाता है और एकदम सटीक क्षमता के लेंस ही चश्मे में लगाए जाते हैं। चश्मों के अलावा विभिन्न प्रकार की सर्जरी के माध्यम से भी इन दोषों को दूर किया जा सकता है।
तीसरा दोष जो जरा दूरदृष्टि एवं प्रेसबायोपिया के नाम से जाना जाता है, इस दोष में आंखों की समंजन क्षमता कम होने के कारण इंसान को दूर और करीब दोनों जगह ही देखने में दिक्कत होती है। ये दोष ज्यादातर बढ़ती उम्र के साथ लोगों को लग जाता है, जिसमें पक्षमाभी पेशियां और लेंस दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए डॉक्टर द्विफोकसी या बाईफोकल लेंस के चश्मे लगाने को कहते हैं। इन चश्मों का निचला हिस्सा उत्तल लेंस एवं ऊपरी हिस्सा अवतल लेंस से बना होता है। इन 3 दोषों के साथ एक और दिक्कत बुढ़ापे के दिनों में लोगों को आती है, जिसे हम मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। ये मोतियाबिंद आखिर होता क्या है? हमारी आंखों के लेंस में प्रोटीन होता है। बढ़ती उम्र के साथ ये प्रोटीन लेंस में जमा होता रहता है और एक समय के बाद लेंस को दूधिया रंग का बना देता है। लेंस के दूधिया रंग का बनने से लेंस की पारदर्शिता खोने लगती है और दिखाई देने में दिक्कत तथा दृश्य धुंधले होने लगते हैं। इस दोष को ठीक करने का एक ही उपाय है, वो है सर्जरी। आंखों के डॉक्टर सर्जरी कर इस लेंस को निकाल लेते हैं और उसकी जगह एक दूसरा बनावटी या आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं। मोतियाबिंद बहुत ही आम बीमारी है, जिससे हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसका इलाज कराना चाहिए। सर्जरी 15-20 मिनट तक चलती है और इंसान की आंखें एकदम नई जैसी हो जाती है। यदि मोतिया का इलाज सही समय पर ना कराया जाए तो इससे आंखों की रोशनी हमेशा के लिए भी जा सकती है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाए होंगे कि जो लोग चश्मा लगाते हैं उनकी आंखों के पीछे दरअसल कितना कुछ चलता है, जिसकी कल्पना हम कर भी नहीं सकते। आँखों के अंग, उनसे जुड़े दोष और संशोधन के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोस के माध्यम से जाना। साथ ही हमारी आंखें कितनी संवेदनशील और पेचीदा है, इस पर भी चर्चा की। हमने ये भी जाना कि आंखों के जरिए हम दूर एवं करीब रखी वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी आंखें हमें सब कुछ दिखा पाती है? क्या हम संसार में हो रहे विभिन्न बदलाव को देख पाते हैं? जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है वो वैसे ही है जैसे हमारी आंखें दिखा रही हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों से छूट रहा है? कुछ ऐसे ही सवाल मेरे मन में भी उठते हैं जब मैं इंद्रधनुष को देखता हूँ। बारिश के बाद अचानक ऐसा क्या होता है जो इंद्रधनुष दिखने लगता है? या फिर खुले आसमान को देखकर ये सवाल उठता है कि ये नीला क्यों है, हरा या लाल क्यों नहीं? क्या आपको ऐसे कई सवालों के जवाब जानने हैं? तो आखिरी तक वीडियो के साथ बने रहे। पहले सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आइए एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें श्वेत एवं वाइट प्रकाश का सोर्स और एक प्रिज्म की आवश्यकता होगी। प्रिज्म ग्लास स्लैब की ही तरह कांच से बनी एक वस्तु है, जिसके 2 त्रिभुज और 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं। कोई भी 2 आयताकार पृष्ठ के बीच के कोण को प्रिज्म कोण या एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। एक अंधेरे कमरे में प्रिज्म को त्रिभुज की तरफ से बेस बनाकर रखें और किसी भी एक आयताकार पृष्ठ पर प्रकाश डालें। प्रिज्म पर प्रकाश के पड़ते ही दूसरी तरफ हमें कुछ रंगों से बनी एक पट्टी दिखाई देगी। इस पट्टी को ध्यान से देखा जाए तो इसमें 7 रंग होते हैं: बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन 7 रंगों को याद रखने के लिए अंग्रेजी में विबग्योर भी कहा जाता है। श्वेत प्रकाश के रंगों की इस पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं और प्रकाश के 7 रंगों के विभाजन को विक्षेपण या डिस्पर्शन कहा जाता है। प्रिज्म प्रकाश को अपवर्तित कर उसकी दिशा बदल देता है। यदि ध्यान से देखें तब पता चलेगा कि हर रंग प्रिज्म के साथ एक अलग कोण बनाता है और अपने अलग रास्ते पर गमन करता है। आइजैक न्यूटन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ा था और दूसरा प्रिज्म उल्टी दिशा में लगाकर फिर से श्वेत प्रकाश प्राप्त किया था। न्यूटन ने ये कहा था कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बनी है। तो क्या इंद्रधनुष के बनने का कारण भी सूर्य से आ रही श्वेत प्रकाश का डिस्पर्जन होता है? हाँ, लेकिन हमें कोई प्रिज्म तो दिखाई नहीं देता। फिर प्रकाश को रंगों में कौन बांटता है?
दरअसल बारिश के बाद वायुमंडल में पानी की छोटी छोटी बूंदें उपस्थित रहती है। इन बूंदों में प्रकाश अपवर्तित होकर 7 रंगों में बट जाता है और फिर अंदरूनी हिस्सों से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, जिस कारण हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। ये बात ध्यान रखें कि ये इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनता है। तो क्या सूर्य सिर्फ श्वेत प्रकाश ही देता है या कुछ और भी है जिसे हम देख नहीं पाते? सूर्य से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसमें रेडियो किरणों से लेकर गामा किरणें होती हैं, सूर्य से चलना शुरू करती हैं। हर किरण की अपनी वेवलेंथ होती है, जिसमें से कुछ वायुमंडल में ही रुक जाती है और कुछ धरती पर पहुंच जाती है। सिर्फ श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम को ही हमारी आंखें देख पाती है। इन तरंगों के बारे में हम बड़ी कक्षा में विस्तार में पढ़ेंगे। ये किरणें संसार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं पर पड़ती है। हर वस्तु का प्रकाश को सोख लेने का अपना तरीका होता है। सेब हमें लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सेब अपने अंदर सारे रंग सोख लेता है सिवाय लाल रंग के, जो कि परावर्तित या रिफ्लेक्ट हो जाता है और हमें सेब लाल दिखाई देता है। तो आसमान में ऐसी क्या चीज है जो हमें वह नीला नजर आता है? क्या आसमान भी सेब की तरह सारे रंगों को सोख लेता है और सिर्फ नीले रंग को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करता है? जवाब है नहीं। जब ये 7 रंग हमारे वायुमंडल में दाखिल होते हैं, तब वायुमंडल में उपस्थित हवा और छोटे कणों के अणु, जो कि इतने छोटे होते हैं कि उनका साइज प्रकाश की पट्टी की वेवलेंथ से भी छोटा होता है, ये कण नीले रंग को बिखरा या स्कैटर कर ऐसा प्रतीत करते हैं कि आसमान नीला है। अब आप सोच रहे होंगे, यदि ये तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ पर निर्भर करता है तो आसमान बैंगनी क्यों नहीं दिखता? उसकी तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ तो सबसे कम होती है। इसका कारण है कि सूर्य नीले रंग की किरणें ज्यादा पैदा करता है। यदि वायुमंडल के कणों के कारण आसमान नीले रंग का दिखता है, तो सुबह और शाम में हमें आसमान लाल रंग जैसा क्यों नजर आता है? यदि सुबह और शाम के समय को देखें तो सूर्य क्षितिज के पास होता है और सूर्य से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में ज्यादा समय तक गमन करता है, जबकि दोपहर के समय यही दूरी कम हो जाती है। ज्यादा समय तक वायुमंडल में रहने के कारण नीली और बैंगनी रंग की किरणें पहले ही प्रकीर्ण हो जाती है और हमारी आंखों तक लाल रंग ही पहुंचता है। ये आसमान का नीला और लाल दिखना टिंडल प्रभाव की ही एप्लीकेशन है। किसी भी माध्यम में झूलते कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्ण होना ही टिंडल प्रभाव को जन्म देता है। अंधेरे कमरे में किसी कोने से आ रही धूप की रोशनी टिंडल प्रभाव का एक उदाहरण है। तो आज हमने जाना कि हमें जो दिख रहा है उसके पीछे भी विज्ञान का रहस्य छिपा है। संसार में हो रहे हर बदलाव के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। विज्ञान ये नहीं कहता कि किताबों में लिखा ही सिर्फ याद किया जाए, बल्कि ये कहता है कि जो भी आसपास हो रहा है उसे ध्यानपूर्वक देखने के साथ साथ सवाल भी करें कि ये हुआ तो आखिर क्यों हुआ। क्या पता न्यूटन की तरह 7 रंगों में श्वेत प्रकाश बांटने जैसी आप भी कोई नई खोज कर संसार को समझने में हमारी मदद कर दे। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।